हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तराखंड, अगर आप भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हो। ठीक है, तो इस चैनल पे हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में। तो देखो, उत्तराखंड के बारे में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो उत्तराखंड की मिट्टी के बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाले हम उत्तराखंड में भूमि सुधार और भू प्रबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड में भूमि सुधार या भू प्रबंध। ठीक है, भूमि सुधार व भूमि प्रबंध। तो देखो, उत्तराखंड में जो भूमि सुधार हुए थे वह किस प्रकार से हुए थे। तो पहला जो भूमि सुधार था वो 1812 में, ब्रिटिश काल से पहले हुआ था। 1812 में ये हुआ था, गोरखाओं के द्वारा कराया गया था। ठीक है, गोरखाओं के शासन में, यानी जब गोरखा यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने करवाया था। तो जब गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त करवाया था तो उस टाइम पे यह भूमि बंदोबस्त था, यह मनुस्मृति पर आधारित था। ठीक है, मनुस्मृति पर आधारित। ठीक है, अब देखो, यह जो भूमि बंदोबस्त था यह ब्रिटिश काल से पहले का है। अब चलते हैं पहले भूमि बंदोबस्त पे, जिसको पहला भूमि बंदोबस्त मानते हैं ब्रिटिश काल का। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त। अब देखो, जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वह हुआ था आपका 1815 और 16 में। ठीक है, 1815-16 में। तो जो 1815-16 में हुआ था, पहले ये कुमाऊं में हुआ था। तो जो कुमाऊं में हुआ था ये हुआ था 1815 में। ठीक है, तो जब 1815 में कुमाऊं में हुआ था उस टाइम यहाँ पे हेड कौन थे? यहाँ पर हेड थे आपके गार्डनर। ठीक है, यानी उस टाइम नियंत्रक जो कुमाऊं के थे वो गार्डनर थे। और गढ़वाल में हुआ था 1816 में। 1816 में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था। उस टाइम पे गढ़वाल के हेड या गढ़वाल के नियंत्रक थे टेल। ठीक है दोस्तों, तो पहला भूमि बंदोबस्त इस प्रकार से है। इसमें जो भू राजस्व जो तय किया गया था वह भू राजस्व, राजस्व मतलब भू कर होता है जो। ठीक है, राजस्व मतलब कर होता है जो। उस टाइम पे यह 85.195 रुपये, कितने रुपये तय किया गया था। ठीक है, भू राजस्व। तो पहला भूमि बंदोबस्त आपका ये है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है कि पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? यह हुआ था 1815-16 में। ठीक है, उसके बाद जो कुमाऊं में हुआ था वह 1815 में हुआ था। गार्डनर उस टाइम पे नियंत्रक थे। गढ़वाल में हुआ था 1816 में, टेल यहाँ पे नियंत्रक थे। और भू राजस्व कर जो था वो 85.195 रुपये, इतना रुपये था। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त है वो आपका नौवां भूमि बंदोबस्त। ठीक है, नौवां भूमि बंदोबस्त। अब देखो, जो नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो आपका हुआ था 1863 से 1873 तक। ठीक है, 1863 से 1873, लगभग ये 10 साल का टाइम पीरियड था। ठीक है, 10 साल का टाइम पीरियड था। तो यह भूमि बंदोबस्त में इसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि यह किस पे आधारित था? यह वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित था, इस टाइम पे जो हेड था वो नियंत्रक कौन थे, यानी किसके टाइम पे हुआ था? तो उस टाइम पे जो नियंत्रक थे वो थे जी.ई. विकेट। ठीक है, तो जी विकेट यहाँ पे हेड थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको और क्या बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, विकेट बंदोबस्त। अब देखो, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका नौवां भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से 1873 तक। ठीक है, यह कौन सी पद्धति पर आधारित था? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। उस टाइम पे जो यहाँ के नियंत्रक थे वो कौन थे? जी.ई. विकेट। ठीक है, और इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने जो भूमि बंदोबस्त करवाया था वह इस प्रकार से डिवाइड किया कि इन्होंने पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पर्वतीय
भूमि को 5 भागों में डिवाइड, ठीक है, 5 भागों में बांटा। अब जो पर्वतीय भूमि थे उसको कितने 5 भागों में बांटा। अब देखते हैं कौन कौन से 5 भाग थे। पहला आ गया आपका तलाऊ, ठीक है, दूसरा आ गया आपका उपराऊ, तीसरा आ गया आपका उपराऊ अव्वल, ठीक है, चौथा आ गया आपका उपराऊ दोयम, पांचवा आपका आ गया आपका इजराल, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है भूमि का सटीक लेखा जोखा उपलब्ध कराया गया जिसकी भूमि है, ठीक है। यानी इसमें जो है जो खातेदार था यानी जिसकी भूमि थी, खातेदार को पूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध हुआ, ठीक है, लेखा जोखा उपलब्ध कराया गया। यानी जो मालिक होंगे भूमि के उनको पूरा लेखा जोखा की इतने भाई तुम्हारी इतनी भूमि है, इतना तुम्हारा यहाँ पे भूमि है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा लेखा जोखा करवाया गया। उसके बाद जो अगला भूमि बंदोबस्त आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका 11वां भूमि बंदोबस्त। अब देखो जो 11वां भूमि बंदोबस्त था यह आपका कब हुआ था। तो 11वां जो भूमि बंदोबस्त था 11वां, और ये कब कौन सा था, ब्रिटिश काल का अंतिम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त। तो जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था वह 11वां भूमि बंदोबस्त था। अब देखो जब यह करवाया गया, यह कब हुआ था, 1928 में, ठीक है। तो 1928 में 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। और इस यह कब कहाँ हुआ था, यह केवल गढ़वाल मंडल में हुआ था, केवल गढ़वाल में। और यह किसने कराया था, उस टाइम पे जो नियंत्रक थे वो कौन थे, वो थे आपके इबर्टसन, ठीक है। तो इबर्टसन ने ये 11वां भूमि बंदोबस्त करवाया था 1928 में, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यह ब्रिटिश काल का अंतिम था। इसके बाद जो आता है अगला भूमि बंदोबस्त वो आपका स्वतंत्रता के बाद हुआ था, यानी 12वां भूमि बंदोबस्त, 12वां भूमि बंदोबस्त, यानी अब तक का अंतिम भूमि बंदोबस्त। अब देखो जो कुल भूमि बंदोबस्त हुए हैं अभी तक वह कितने कितने बार हुए हैं, वह आपके 12 बार हुए हैं, ठीक है। यानी टोटल भूमि बंदोबस्त 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं अभी तक। तो स्वतंत्रता के बाद का यह पहला है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहला, यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद यह पहला भूमि बंदोबस्त है। और टोटल 12वां भूमि बंदोबस्त इसको मानते हैं। अब यह कब हुआ था, 1960 से 1964 के बीच हुआ था, ठीक है। अब जब यह हुआ था इस टाइम पे कब भूमि बंदोबस्त हुआ था, उस टाइम यूपी सरकार ने जिनके पास 3 से और 1/8 एकड़ तक क्या थे, जोत थे, इनको क्या करवाया था, भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था। यानी इनको कर नहीं पड़ेगा, इनको राजस्व से मुक्त, यानी इनको राजस्व नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिनके पास 3 से 1/8 एकड़ तक के जोत थे उनको भू राजस्व नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद जो है, अब इस कारण क्या हो गया कि 90% किसान भू राजस्व के देनदार से मुक्त हो गए। 90% किसान भू राजस्व से मुक्त, यानी जो कर पड़ रहा था भू राजस्व का उससे 90% किसान क्या हो गए, मुक्त हो गए। और भू राजस्व से मुक्ति मिलने के कारण ग्रामीण क्या करने लगे, खेतों जो खेती थी उसको छोड़कर पलायन करने लगे, ठीक है। तो ग्रामीण
यहाँ पे लिखेंगे खेती छोड़कर मैदानों में रोजगार के लिए पलायन करने लगे। ठीक है, रोजगार के लिए पलायन। अब देखो जब इन्होंने रोजगार के लिए पलायन करना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हो गया, इनकी जो खेती थी वो क्या हो गई, बंजर पड़ने लगी और खाद्यान्न के लिए क्या हो गया, फिर आयातकर्ता बनना पड़ा इनको। ठीक है, तो इनकी जो भूमि थी वो बंजर पड़ गई और खाद्यान्न के लिए आयात करना पड़ा। ठीक है, यानी खाद्यान्न जो है वो बाहर से मंगाने पड़े, जो जैसे होता है जो खाद्यान्न सामग्री होती है, जिस प्रकार की जो कहाँ जो कि फसलें उगाई जाती है उस वो करना क्या हो गया, बंद हो गया। जब पलायन कर दिया इन्होंने तो उसके बाद तो क्या हुआ, खेत बंजर पड़ गए। उसके बाद फिर इनको खेती सही से नहीं हुई, उसके बाद ये इनको खाद्यान्न के जो आपूर्ति है वो बाहर से करनी पड़ी। ठीक है, अब देखो जो राज्य गठन हुआ था हमारा, उससे पहले जो सक्रिय जोत थे वो कितने थे, राज्य गठन से पहले, राज्य गठन से पहले जो सक्रिय जोत थे वो हमारे राज्य में 9.26 लाख के समथिंग में थे। ठीक है, यानी इतने लाख थे। और जो राज्य गठन के बाद, राज्य गठन के बाद जो सक्रिय जोत थे वो कितने हो गया आपके, वो हो गया आपके 8.91 लाख हो गया। ठीक है, तो जो पहले इतने थे वो अब 8.91 लाख हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो इस टाइम पे क्या हो गया था कि जो 35,000 जोत थे वो बंजर में तब्दील हो गए। ठीक है, 35,000 जोत बंजर हो गए। ठीक है, बंजर हो गए। तो इसका मेन मोटो ये था कि 35,000 जोत बंजर हो गए। ठीक है, उसके बाद यह क्या पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूमि बंदोबस्त हुए थे वो इस प्रकार से हुए थे। अब देखो जो स्वतंत्रता के बाद हुए थे, यह एकमात्र भूमि बंदोबस्त है, स्वतंत्रता के बाद अब तक का एकमात्र भूमि बंदोबस्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस जो भूमि बंदोबस्त है उनको, उसके बाद जो हमारे राज्य में भूमि नापने की के लिए कौन सा पैमाना यूज होता है, वो होता है आपका नाली या मुट्ठी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राज्य में भूमि मापन प्रणाली। तो जो भूमि मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, या तो हम बोलते हैं नाली या मुट्ठी से। ठीक है, या तो मुट्ठी या तो नाली। तो जैसे होता है एक नाली में कितना आता है, एक नाली में 200 वर्ग मीटर। ठीक है, एक नाली में आ गया आपका 200 वर्ग मीटर। तो एक नाली में आपकी 200 वर्ग मीटर भूमि आती है और 50 नाली क्या होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। और 50 नाली में 1 हेक्टेयर, तो यानी जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि होगी यानी उसका मतलब है कि 50 नाली उसके पास है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर भूमि यानी 50 नाली। और उसके बाद अगर इसको वर्ग मीटर में निकालें तो 50 नाली का कितना होगा, 0 0 5 दूनी 10। ठीक है, 10,000, यानी 10,000 जो वर्ग मीटर है इसको हम 1 हेक्टेयर बोल सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर की ज़मीन हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा आपने, मुख्य पॉइंट जो है आपके वो है आपका पहला भूमि बंदोबस्त। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, ब्रिटिश काल का। तो ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त था वह 1815-16 में हुआ था। किसने, गार्डनर और टेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नौवां भूमि बंदोबस्त है। तो नौवां भूमि बंदोबस्त इम्पोर्टेंट क्यों है, यह हुआ था आपका 1800 1800
1863 से 1873 के बीच नवा भूमि बंदोबस्त हुआ। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और यह किसने किया था? जीई विकेट ने कराया था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? विकेट बंदोबस्त भी बोलते हैं, ठीक है। और अगला जो आता है आपका, वो आता है 11वां भूमि बंदोबस्त। तो जो 11वां भूमि बंदोबस्त था, ये किसने करवाया था? ये करवाया था आपका इवर्टसन ने। ये कब कराया था? 1928 के समथिंग में, ठीक है। तो 1928 में जो था वो 11वां भूमि बंदोबस्त था, और यह ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। और यह कहाँ हुआ था? यह केवल गढ़वाल में हुआ था। उसके बाद आता है आपका 12वां भूमि बंदोबस्त, 12वां या अंतिम भूमि बंदोबस्त। यह हुआ था आपका 1960 से 1964 के बीच में, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता के बाद का एकमात्र भूमि बंदोबस्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। तो इससे बाहर लगभग क्वेश्चन आता नहीं है, तो इतना आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास लेके आएंगे हम, जो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि के प्रकार बताए थे आपको, पर्वतीय भूमि के प्रकार। तो जो पर्वतीय भूमि थे वो किस किस प्रकार के बताई थी, जो जैसे तलाऊ, उपराऊ, इस प्रकार की भूमि बताई थी। तो उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।